अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 2026 में ओवरऑल कौन सी डायरेक्शन लेगा और कैसा रहेगा, किस तरह बिहेव करेगा। इसमें ऑलरेडी जो बुल रन एक चल रहा है वो क्या कंटिन्यू करेगा और जो 179,000 पे हमारा इंडेक्स पहुंच चुका हुआ है उसकी डायरेक्शन क्या होगी और ये आपके पोर्टफोलियो को ये ओवरऑल फ़ायदा देगा या नहीं। आए अब इस सब चीज़ को पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक्स है, इसके अलावा जो कंट्री की पॉलिटिक्स है और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, इन सब चीज़ों की रोशनी में देखते हैं। तो सबसे पहले जो सबसे मेन चीज़ होती है वो कंट्री की इकोनॉमिक्स होती हैं, उसका बहुत गहरा असर होता है जो भी स्टॉक एक्सचेंज होता है उस पर। तो इकोनॉमिक्स को देख लेते हैं। उसमें सबसे पहले जो करेंसी है उसकी स्टेबिलिटी आती है, वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि करेंसी अगर आपकी स्टेबल होती है तो तब ही जो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट है वो आती है। क्योंकि अगर स्टॉक एक्सचेंज वैसे अच्छी भी जा रही हो लेकिन अगर उससे किसी ने कुछ प्रॉफिट कमाया और फिर वो करेंसी डिटोरिएट हो जाती है और उनके पैसे विड्रॉ करने से पहले ही उसकी वैल्यू कम हो जाती है, तो फिर क्यों कोई आना चाहेगा। तो ओवरऑल अगर देखें तो लास्ट जो नवंबर 2023 था, तकरीबन 2 साल से ज़्यादा हो गए, तो पाकिस्तान की करेंसी बड़ी स्टेबल जा रही है। नवंबर 2023 में 278 के इर्द गिर्द चल रही थी करेंसी, तो अभी भी तकरीबन वही रेट चल रहा है 278-79, ऊपर नीचे होती रहती है। 280 से ऊपर भी होके फिर वापस भी आई है, लेकिन ओवरऑल वहीं पे है। इसके अलावा सेकंड फैक्टर जो होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, वो इंटरेस्ट रेट्स होते हैं। कंट्री का जो पॉलिसी रेट होता है वो आपको याद होगा 2024 में जून में जो है वो तकरीबन 22% तक पहुंच चुका हुआ था। तो जब बैंक्स में और इंटरेस्ट रेट इतना हाई होता है तो सारे पैसे लोग पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से या उस मुल्क की स्टॉक एक्सचेंज से निकाल के बैंक्स में रखते हैं, क्योंकि बैंक्स का जो भी इंटरेस्ट वगैरह होता है वो रिस्क फ्री होता है, जबकि स्टॉक एक्सचेंज जो है वो आपको पता ही है इसमें रिस्क तो होता है। तो उस वजह से जब बैंक में अच्छा रेट मिल रहा होता है तो लोग प्रेफर करते हैं कि बैंक में ही रखें। लेकिन उसके बाद एक ड्रास्टिक जो है वो शिफ्ट आई थी और 2024 के सेकंड हाफ में गवर्नमेंट ने बहुत ड्रास्टिकली हर माह जो उनकी मीटिंग्स होती हैं पॉलिसी रेट को रिव्यू करने की, स्टेट बैंक की और मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू की मीटिंग्स में उन्होंने तकरीबन 6 माह में ही अपना जो इंटरेस्ट रेट था उसको वापस 13% पे ले आए थे। इंटरेस्ट रेट हाई इसलिए किया जाता है ताकि इन्फ्लेशन को थोड़ा सा उस पर काबू पाया जाए। जो मंथली इन्फ्लेशन होती है ये ऑन ईयरली बेसिस, तो उसके नंबर्स कम हो रहे थे आहिस्ता आहिस्ता, तो फिर गवर्नमेंट के पास भी एक वो था कि वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे लेके आए। तो 2025 के स्टार्ट तक वो उसको 13% पे ले आए थे। ये आपको एक ग्राफिक नज़र भी आ रही होगी, उसमें नीचे से अगर आप देखना शुरू करें। और उसके बाद फिर ये हुआ था कि 2025 के ही फर्स्ट 3 मंथ्स में 2% और डाउन करके 11% पे आ गया था, लेकिन उसके बाद फिर तकरीबन पूरा साल जो है वो उस 11% पे ही रखा था गवर्नमेंट ने, ताकि दोबारा से वो इन्फ्लेशन जो है वो सर ना उठा ले, उसको ज़्यादा डाउन नहीं किया था। और इसके बाद फिर फाइनली उनको मौका मिला था जब 6.1 पे इन्फ्लेशन के फिगर्स आए थे नवंबर के, तो उस वक्त 0.5% और ज़्यादा कम किया था उन्होंने इंटरेस्ट रेट, जिससे जो 2025 है वो क्लोज हुआ है 10.5% पे। तो साथ ही हम इन्फ्लेशन को भी देख लेते हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन को ही कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट को ऊपर लेके जा रहे होते हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाती है और जैसे जैसे आपके टारगेट के अंदर अंदर रहती है तो वो फिर हमें मौका मिल जाता है कि इंटरेस्ट रेट्स को नीचे लेके जाया जा सके। इन्फ्लेशन जो है अभी प्रीटी मच इनके कंट्रोल में ही है। जो मंथ ऑन मंथ उसके फिगर्स हैं ईयरली बेसिस पे, अभी जो नवंबर की आई थी वो 6.1 आई थी, जबकि दिसंबर में इंटरेस्ट रेट भी 0.5% कम भी किया गया था। उसके बावजूद जो इन्फ्लेशन के फिगर्स आए थे वो 5.6% तक आए थे। इससे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि और ज़्यादा इंटरेस्ट रेट को नीचे लाया जाएगा या लाने का एक गुंजाइश मौजूद है। और अब अगली जो 4 मीटिंग्स होनी है मॉनेटरी पॉलिसी की वो जनवरी में एक है, इसी तरह मार्च में, और फिर आगे अप्रैल और जून में भी
मीटिंग्स हैं, तो उसमें दोबारा रिव्यू किया जाएगा इंटरेस्ट रेट को। और इंटरेस्ट रेट जैसे जैसे नीचे आता है तो वो डेफिनेटली बात होती है कि जो बैंक अकाउंट्स हैं उनमें लोगों को जो इंटरेस्ट या प्रॉफिट कम मिलता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता स्टॉक एक्सचेंज का ही रुख करते हैं। ऑलरेडी जो आपने देखा होगा इंटरेस्ट रेट 22% से 10.5 पे आया, तो उसके साथ साथ मैं वो भी डिस्प्ले कर दूंगा स्टॉक एक्सचेंज का ग्राफ, वो भी बहुत ड्रेस्टिकली 40,000 से चढ़ के अब कहाँ 179,000 पे बैठी हुई है मार्केट। अच्छा, आपकी करेंसी को स्टेबल रखने के लिए और वैसे ओवरऑल जो इकोनॉमी है उसको स्टेबल रखने के लिए एक और जो चीज़ होती है वो आपके फॉरेन करेंसी रिजर्व्स होते हैं। तो पिछले 4-5 साल में पहली दफ़ा दोबारा से जो है 21 बिलियन पे वो दोबारा पाकिस्तान के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो पहुंच चुके हैं, जिसमें 5 बिलियन जो है वो प्राइवेट बैंक्स के पास है और 16 बिलियन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास इस टाइम पे पड़ा हुआ है। तो वो भी एक बहुत अच्छे रिस्पेक्टेबल लेवल पे, जो कि लास्ट टाइम 2021 में 24 बिलियन थे और उसके बाद फिर नीचे आते आते 23 में वो तकरीबन 9 बिलियन पे भी पहुंच गए थे ओवरऑल। 4.5 बिलियन तकरीबन जो है वो स्टेट बैंक के पास पड़ा हुआ था, इसी तरह 4.5 बिलियन जो है वो प्राइवेट बैंक्स के पास पड़ा हुआ था। तो उस लिहाज से भी अभी पाकिस्तान काफ़ी अच्छी सिचुएशन में है कि इनके फॉरेन करेंसी रिजर्व्स भी जो तकरीबन हाईएस्ट सतह होती है ना जहाँ तक रहते हैं वहाँ पे तकरीबन पहुँचे हुए। एक और चीज़ जो पाकिस्तान की इकोनॉमी में बड़ी इंपॉर्टेंट समझी जाती है वो IMF के साथ जो इनका प्लान चल रहा होता है वो, तो IMF ने अभी रिसेंटली दिसंबर में तकरीबन 11 दिसंबर को 1.2 बिलियन जो हैं वो ट्रांसफ़र किए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में, जो कि उनके रिजर्व्स में 12 दिसंबर को शो भी हो चुके हैं। ये किस चीज़ का भी इंडिकेटर होता है कि पाकिस्तान की जो IMF की जो भी रिक्वायरमेंट्स थी पाकिस्तान को की इकोनॉमी को एक अच्छी जगह पे लाने के लिए वो सारी फुलफ़िल कर रहा है पाकिस्तान। तो दूसरी चीज़ ये होती है कि जब IMF की तरफ से आप इंस्टॉलमेंट आ जाती है तो फिर उसके बाद जो दूसरे प्रोवाइडर्स होते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक और वो और भी कोई फ्रेंडली कंट्रीज़ होते हैं, वो भी फिर आपको ज़्यादा आसानी से जो है वो डेट वगैरह और फाइनेंसिंग प्रोवाइड कर देते हैं। उनको पता होता है कि IMF ने तभी अपना नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट दी होगी कि जो कंट्री है वो मेजर्स ले रहा है अपनी इकोनॉमी को एक ख़ास जगह पे, अच्छी जगह पे पहुंचाने के लिए। क्योंकि IMF के स्टेप्स इसलिए होते हैं कि वो मेक श्योर करना चाहते हैं कि हम जो इंस्टॉलमेंट्स दे रहे हैं वो फिर कंट्री में इतनी ताकत हो या वो स्टेप्स ले रहा हो सीरियसली ताकि वो हमें वापस भी कर सके। ओवरऑल कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हुई हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी में जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तो UAE ने जो 1 बिलियन का डिपॉजिट जो है पाकिस्तान के पास रिक्वायर हुआ था, उसके अगेंस्ट अब वो उन्होंने एक एग्रीमेंट किया है कि वो अब वो $1 बिलियन वापस नहीं लेंगे, उसके अगेंस्ट इक्विटी ले लेंगे। फौजी फाउंडेशन जो पाकिस्तान का इदारा है उसमें वो फिर काफ़ी ज़्यादा कंपनीज जैसे फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी, फूड्स और पाकिस्तान के कई बड़े बड़े बिजनेसेस में ये हैं, उसमें एक तरह से उन्होंने उसी पैसे को, अब कोई नया पैसा तो नहीं आया बाहर से, लेकिन उन्होंने जो वो 1 बिलियन रखे हुए थे डॉलर जो कि पाकिस्तान ने अगर वापस करने होते तो वो पाकिस्तान के रिजर्व्स में से एज अ US डॉलर्स वापस जा रहे होते। अब ऐसा रहेगा कि पाकिस्तान के रिज़र्व के अंदर ही रहेंगे, SBP के रिज़र्व के अंदर एज अ US डॉलर्स, लेकिन उसके अगेंस्ट जो फौजी ग्रुप है उनको जो है वो पाकिस्तानी रुपीज़ में फिर वो पेमेंट कर देगा। तो वो तो गवर्नमेंट के लिए ज़्यादा इजी होता है, लेकिन अगर रिज़र्व्स में से US डॉलर्स जो हैं वो बाहर जाते हैं तो वो एक ज़्यादा थोड़ी सी इकॉनमी के लिए ज़्यादा अच्छी बात नहीं होती। इसके अलावा जो सेकंड वो चीज़ थी, काफ़ी ज़्यादा स्पेंडिंग हो रही थी वो PIA पे हो रही थी इनकी, उसको भी प्राइवेटाइज हो गया। वो इतना गवर्नमेंट का मसला नहीं रहेगा और अगर नुकसान भी करता है तो वो पहली बात है वो एक ऐसे ग्रुप ने लिया है कि वो उसको ले ही आएंगे प्रॉफिट में। तो वो एक जो नुकसान हो रहा था एक टैक्स पेयर्स के पैसों पे, एक वो बोझ था वो PIA का, एक वो तो हट गया। इसके अलावा फिर एक और इकोनॉमी में अच्छा इंडिकेटर जो है वो CPEC इस साल जो है अपने सेकंड फेज़ में एंटर होने जा रहा है। वो अब इंफ्रास्ट्रक्चर से इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस आने लगा, यानी कि पहले तो रोड्स वगैरह बन रही थी और सारी कंस्ट्रक्शन हो रही थी, पावर हाउसेस वगैरह बन रहे थे ये वो, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा सके जो कि
आगे फिर बाद में जब इंडस्ट्रीज़ लगेंगी तो उनको सपोर्ट कर सके। तो वो तकरीबन इंफ्रास्ट्रक्चर वाला फेज़ जो है वो काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका हुआ है। उसके लिए JCC की एक मीटिंग भी है मई 2026 में, उसको रिव्यू करने के लिए, और साथ ही फिर अब वो इंडस्ट्रियल फेज़ में जाने लगे हैं, जिससे फिर वो सीमेंट, स्टील और टेक्नोलॉजी सेक्टर्स जो है ना, ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे में जाएंगे जब ये सारी इंडस्ट्रीज़ लगेंगी और वो कंस्ट्रक्शन वगैरह होगी। फिर उसके अंदर जो भी मशीनरी वगैरह लगती है तो वो फिर जो सीमेंट, स्टील और टेक्नोलॉजी सेक्टर है वो उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है इस चीज़ का। तो ये तो कुछ चीज़ें थी जो इकोनॉमिक लिहाज से थी, जो कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को काफ़ी इस साल में सपोर्ट करेंगी। आप पॉलिटिक्स देख लेते हैं, तो पॉलिटिक्स को देखें तो PMLN के साथ जो 3-4 पार्टीज़ मिलके अपने मुफाद के लिए एक गवर्नमेंट में है, तो वो इस टाइम पे बड़ी जो है ना अपनी उन्होंने सिचुएशन बड़ी स्ट्रॉन्ग कर ली हुई है, लॉज वगैरह को चेंज करके और सब कुछ। और इसके अलावा 2026 जो है वो इलेक्शन का ईयर भी नहीं है, तो ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि इनकी कोलिशन इसी तरह चलती रहेगी आगे। इसके अलावा इमरान खान भी काफ़ी अरसे से वो जो है वो जेल में है, और इन्होंने तोशाखाना 2 वगैरह केस जो है वो भी एक ख़िलाफ़ इमरान खान के बिल्ड किया हुआ है। जब तक इमरान खान खुद बाहर नहीं आते वो अपनी पार्टी के वर्कर्स को इस तरह, उनकी पार्टी जो है वो मोबिलाइज़ इतनी अच्छी नहीं हो सकती। तो उस लिहाज से भी इनका पूरा प्लान होगा कि वो 2026 में भी अंदर ही रहे। फिर जो आर्मी है वो भी गवर्नमेंट के साथ सेम पेज पे ही है। ओवरऑल क्रक्स ये है कि 2026 में कोई इतनी ज़्यादा पॉलिटिकल एक्टिविटी जो है वो एक्सपेक्टेड नहीं है। तो जब पॉलिटिकल एक्टिविटी इतनी होगी नहीं तो वो उसका कोई इतना बुरा असर नहीं पड़ेगा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे। बड़ी मुश्किल से मैंने अपने जज्बात को कंट्रोल किया इस पॉलिटिक्स वाले सेक्शन में। अच्छा, अगर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को देख लें नंबर 3, तो उसमें डिफरेंट किस्म के जो वार्स वगैरह या कन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में, वो तो कुछ हद तक चलते ही रहेंगे, लेकिन वो इतने ज़्यादा अफेक्ट नहीं करते पाकिस्तान को। जो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के लिए कंसर्निंग है वो पाकिस्तान का इंडिया के साथ बॉर्डर है और अफ़गानिस्तान के साथ बॉर्डर है। तो इंडिया ऑलरेडी एक पाकिस्तान के साथ वो हो चुका है 2025 में एक उनका कन्फ्लिक्ट। तो वो मुझे तो यही उम्मीद है कि वो 2026 में उस तरह का एडवेंचरिज्म अभी नहीं करेंगे, और अगर किया भी तो फिर देखा जाएगा, वो कुछ दिन की बात होती है। अगर ज़्यादा बढ़ जाए तो दोनों न्यूक्लियर नेशंस है तो बात कहाँ की कहाँ पहुँच सकती है। उसके अलावा जो दूसरा बॉर्डर है अफ़गानिस्तान, उधर एक्सपेक्टेड है कि कुछ ना कुछ चलता रहेगा, लेकिन यह है कि वो फिर वही बात है कि पहले भी अफ़गानिस्तान के साथ हमारा बॉर्डर बंद भी है शायद, और काफ़ी अर्सा रहा है, उसका इतना स्टॉक एक्सचेंज पे असर नहीं पड़ा। और दूसरा, उधर से कोई हमें उस तरह का बड़ा ख़तरा भी नहीं है, क्योंकि वो एक पावर का दोनों साइडों में बहुत जो है ना वो डिफरेंस है। तो अफ़गानिस्तान के साथ जो हमारा कॉन्फ्लिक्ट है वो इतना उस तरह से असरअंदाज नहीं होगा स्टॉक एक्सचेंज पे। तो फिर क्या एक्सपेक्टेड है 2026 में? जो ये हमारा बुल रन चल रहा है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, ये इंशाल्लाह कंटिन्यू करेगा। जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की एवरेज PE 8 to 9 पे 9 पे अब आ चुकी हुई है, तो वो आगे अब बढ़ के 10 to 11 की तरफ जाएगी प्राइस टू अर्निंग रेशो। यानी कि एक ऐसी कंपनी जो कि पर शेयर 10 रुपीज़ अर्न करके दे रही है, वो पहले 90 रुपीज़ की है अगर, तो अब वो शायद 110-120 रुपीज़ की तरफ जाए। इंटरेस्ट रेट जो है वो फर्दर लो होने का चांस है, और मेरे ख्याल में शायद 8 से ज़्यादा नीचे जो है ना फ़िलहाल गवर्नमेंट ना लेके जाए, और अगर लेके जाती है तो फिर PE जो है ना वो फिर 12 की तरफ जा सकती है। अभी 11 तक का चांस है। जो KSE 100 इंडेक्स है वो ऑलरेडी 179 पे पहुंच चुका हुआ है, तो मेरे ख्याल में 2000 आराम से ये क्रॉस कर जाएगा। कोई एक ये जो सब चीज़ें हमने डिस्कस की हैं उसके अलावा कोई बैरूनी कोई और मसला या कोई आफत या कोई इस तरह की चीज़ ना आ गई, कोई और इशू ना हो गया, तो फिर ये डेफिनेटली जो है इंशाल्लाह पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज आराम से 200 क्रॉस करेगी और उससे बियॉन्ड भी जाएगी काफ़ी। और इसी तरह PE के बढ़ने की वजह से इंडिविजुअल स्टॉक प्राइसेस भी काफ़ी ऊपर जाने का चांस है।
अब जब बात हो रही है कि P11 to 12 की तरफ चली जाएगी या 11 तक भी जाती है अगर, तो कुछ चीज़ें हैं जो कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट के वक्त आपको फिर उनका ख्याल रखना पड़ेगा। एक तो जब पीस इतनी ज़्यादा हाई होती हैं, वो जो मुल्क की हिस्ट्री में जो सबसे हाई हैं उसके करीब करीब पहुंच जाती हैं, तो वो फिर स्टॉक्स भी जो है ना अपने हाईएस्ट लेवल पे होते हैं, और उसके बाद अगर नीचे आएंगे वो, तो फिर कई साल तक 3-4 साल तक उसी लेवल पे रहने का चांस होता है। तो उसमें सबसे पहली एहतियात आपने ये करनी होती है कि जो भी आप इन्वेस्टमेंट करें वो 5-6 साल तक आपकी इतनी सख्त होनी चाहिए कि उसको आप उसके अंदर ही रख सकें। ज़रूरी नहीं है रखना पड़े आपको, लेकिन रखना पड़े तो रख सकें, क्योंकि अगर नीचे आप सेल करेंगे तो फिर आपको ज़ाहिर है नुकसान होगा, उसको दोबारा वहाँ तक वापस आने देना होगा आपने। दूसरी चीज़ ये है कि आप उस वक्त ही इन्वेस्ट ना करें, पहले थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते हुए जाएं ताकि आपकी प्राइस एवरेज हो सके। किसी भी आपने शेयर को ऑल टाइम हाई या आजकल भी अगर आपने इन्वेस्ट करना है तो उसको पूरी क्वांटिटी इकट्ठी ना लें, साथ साथ हर माह उस शेयर की कुछ कुछ क्वांटिटी लेते जाएं, ताकि आपकी अगर पीस बढ़ती हैं तो प्राइस जो है वो एवरेज होती जाए। तो जब वो पीक पे हो तो ऑलरेडी आपकी जो पीक से काफ़ी कम एवरेज पे आपकी प्राइस हो। लेकिन अगर उस वक्त भी आप लें तो वो पूरा ज़्यादा चंक ना लें, फिर चंक्स में लें। मसलन 1 माह का गैप रख सकते हैं या 3 महीने का गैप रख सकते हैं हर शेयर में, उसकी पहली परचेज़ में, फिर सेकंड में, फिर थर्ड में। तो इस तरह जब आप लेंगे तो वो बेशक प्राइस नीचे भी आ रही होगी तो वो एवरेज होती जाएगी, और इसी तरह ऊपर अगर जा रही है आजकल तो वो भी आप एवरेज करते हुए वहाँ पे पहुँचेंगे। फिर थर्ड चीज़ इसमें जो ख्याल रखना होता है कि जब मार्केट इतनी अच्छी चल रही होती है तो फिर कभी कभी ऐसे शेयर्स जो कि कभी कभी अर्निंग करते हैं, यानी कि एक दफ़ा उसकी जो है वो लॉस में चला जाता है या बिल्कुल बॉटम कर जाती है अर्निंग, कभी जो है उसकी अर्निंग अच्छी हो जाती है, तो इस तरह के शेयर्स भी चलने लग जाते हैं। या फिर कुछ ऐसे शेयर्स जो कि कॉन्टीन्यूसली नेगेटिव में रहे हैं लेकिन एक जगह पे प्राइस उसकी बैठी हुई है, कहीं 10 रुपये 15 रुपये पे चल रही है, तो शायद मार्केट के अच्छे होने की वजह से वो 20 25 30 की तरफ जाना शुरू हो जाए। उस तरह के शेयर से फिर भी आप अवॉइड करें, ख़ासकर जब उस वजह से मार्केट के ऊपर जाने की वजह से वो चल रहे हों। तो उस टाइम पे फिर आपने ज़्यादा डिटेल में जाके उसकी अर्निंग्स में जाके देखना है कि क्या ये इसकी कोई अर्निंग्स ही अच्छी आ रही हैं थोड़ी सी पिछले कुछ अरसे से, या ये सिर्फ मार्केट के ऊपर आने की वजह से जो है वो इतना ऊपर चढ़ा हुआ है। या कोई ये शेयर ऐसा भी हो सकता है जो कि पहले नुकसान कर रहा हो लेकिन उस वक्त एक तो अर्निंग्स उसकी अच्छी आ जाए। तो ये आप देख लें कि ये किस वजह से अच्छी आई हैं, क्या ये कंटिन्यू होने का चांस है, तो वो थोड़ी सी आपको एहतियात करनी पड़ेगी उस टाइम पे। क्योंकि 2017 का भी आप लोगों को याद होगा, या आप सारे शेयर्स के आप हिस्ट्री निकाल के देखें तो वो 2017 में बड़ी एक पीक प्राइस पे पहुंचे हुए थे, लेकिन उसके बाद फिर वो काफ़ी अरसे तक, मतलब 3 4 5 6 साल तक वो इतने नीचे रहे, उसको फिर 6 7 8 साल लगे फिर वो दोबारा उसी प्राइस पे पहुंचने में। 5-6 साल तो मिनिमम लगे थे उनको। तो यही हो सकता है अगर 2026 में पीक कर जाती है मार्केट और इतनी ऊपर चली जाती है तो आप अपने आप को कुछ शेयर्स में फंसा भी सकते हैं। तो उसमें फिर स्ट्रेटजी यही हो सकती है कि एक तो आप डिविडेंड वाले स्टॉक्स लें जो कि साथ साथ डिविडेंड भी देते रहते हैं, उनकी प्राइस नीचे भी आए तो कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा होता रहेगा। दूसरा, आप एवरेज करते हुए स्टॉक्स लें, इकट्ठा ना उठाएं ताकि आप बिल्कुल पीक पे ना परचेज़ कर लें उनको। तो इन थोड़ी सी चीज़ों का आप ख्याल रखेंगे तो वो फिर आप किसी शेयर में इस तरह फंसेंगे नहीं, और स्पेशली अगर आप वो वाली इन्वेस्टमेंट करें जो कि कुछ अर्सा स्टॉक एक्सचेंज में रखने की सकत हो आपकी। फाइनली हाँ, साल तो हमारा चेंज हो चुका है, तो हैप्पी न्यू ईयर। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब भी कर दें चैनल को, बल्कि आप चेक कर लें कि आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर करें ताकि मुझे भी थोड़ी मोटिवेशन मिले और मैं और ज़्यादा रेगुलरली वीडियोस लेके आऊँ। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, और बेस्ट ऑफ लक फॉर यू एंड योर पोर्टफोलियो इन 2026।